नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। आइए किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इन्हीं प्रश्नों को एक जबरदस्त तरीके से हम सब देखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको 46वीं श्रृंखला है और इस श्रृंखला के माध्यम से आप सब जो है प्रश्नों के महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे कि किस तरह के परीक्षाओं में प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। ये देखिए, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1997 में, 86 में, 2004 में या 2012 में? जल्दी जल्दी सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए और तब तक कुछ बातें आपको बताते हैं। तो आपको जो है वन्य जीव अभयारण्य वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक ना। संरक्षण अधिनियम कब आया? तो ये आपको आया 1972 ईस्वी में। जब आपको वन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो वन संरक्षण अधिनियम बच्चा आप बता सकते हो कि 1980 ईस्वी में आपको आया। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 ईस्वी में आया। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो है ये कब आया? तब आप बताइएगा कि 2002 ईस्वी में आपको जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया, ठीक ना। तो इस तरह से प्रश्नों को शानदार तरीके से आप जवाब देंगे और आप सब एकदम जबरदस्त तरीके से शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपको नेशनल जियोग्राफिकल टीवी है या नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रस्ट है या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो अब इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं। और एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है आपको 2010 ईस्वी में किया गया था। 2010 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तब बताएगा आदर्श कुमार गोयल। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल जो हैं, आदर्श कुमार गोयल इसके आपको जो हैं अध्यक्ष के रूप में हैं। इनके पहले स्वतंत्र सिंह जो थे ये एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। अगला आप सबको प्रश्न देखिए है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में आपको जो है कि चलिए ये रहा आपको अगला प्रश्न। ये निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? तो जल्दी से बताइए, हांगुल को, बारहसिंघा को, संघाई को या चीतल को? ये जल्दी से आप सब जवाब दीजिए। तब इसे आपको कश्मीरी हिरन के नाम से जानते हैं। तब आपको देखेंगे हांगुल मृग जो है ये कश्मीरी हिरन के नाम से जाना जाता है। और ये आपको कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और जम्मू कश्मीर के दांची ग्राम जो है, दांची ग्राम अभयारण्य, ठीक ना, दांची ग्राम अभयारण्य में आपको जो है कि ये प्रसिद्ध है। अभयारण्य दांची ग्राम अभयारण्य में आपको जो है ये प्रसिद्ध रूप से, महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। हाल ही में संघाई हिरन को खबरों में किस राज्य का राज्य जानवर देखा गया? यानी किस राज्य का राज्य जानवर इसे बताया गया? तो जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, मणिपुर में या गुजरात में? तो संघाई हिरन जो है ये आपको मणिपुर में पाया जाता है। और मणिपुर में संघाई हिरन जो है ये काबुल लामजाओ आपको जो है कि काबुल लामजाओ काबुल लामजाओ
जो है कि झील में देखा गया। ये काबुल लामजाओ अभयारण्य में, लामजाओ अभयारण्य में इसे यह पाया जाता है। और ये काबुल लामजाओ जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य है, तैरता हुआ अभयारण्य माना जाता है, ठीक ना, अभयारण्य माना जाता है। साथ ही साथ आपको काबुल लामजाओ के अलावा आप किस झील पर स्थित है, तो लोकटक झील पर स्थित है, लोकटक झील पर आपको जो है झील पर स्थित है। लोकटक झील जो है ये आपको पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील, भारत का सबसे बड़ा झील माना जाता है, बड़ा झील। ये सारी बातें आप सब याद कर लीजिए, समझ लीजिए। आपको जो है हांगुल मृग कहाँ पाई जाती है, तो मणिपुर में, और इसे वहाँ का जो है क्या घोषित किया गया है, तो राष्ट्रीय आपको पशु जानवर घोषित किया गया है, राजकीय पशु। नेक्स्ट देखिए, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान में है असम में, गुजरात में, राजस्थान में या केरल में। तो डेजर्ट का अर्थ ही होता है बच्चा आपको जो है मरुस्थल। मरुस्थल वाला राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा, तो बताइएगा कि राजस्थान में आपको स्थित है। जबकि कोल्ड डेजर्ट पूछता, कोल्ड डेजर्ट, ठीक ना, डेजर्ट यदि पूछता तो बताइएगा कोल्ड डेजर्ट उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप बताइएगा कि यह आपको जो है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है। और ये डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में है। केरल में आपको सबको पता है, असम में तो मानस है, काजीरंगा है, ठीक ना, काजीरंगा है। गुजरात में आपको गिर अभयारण्य है, गिर अभयारण्य आपको है। केरल में पेरियार है, ठीक ना, पेरियार। ये सब इम्पोर्टेंट वाले जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एग्जाम चाहे बड़ा हो या एग्जाम छोटा, ये करंट से भी मैटर है और आपको जो है के साथ ही साथ बड़ा छोटा सबसे प्रसिद्ध चीजों के विषय में भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको जो है अभी ऑर्डर करिए, शानदार तरीके से अपने घर पे होम डिलीवरी मंगाइए। और हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा जो है वो पोस्ट ऑफिस से है, यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप तक जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक, तो चलिए आइए अगले चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। देखिए ये है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये कहाँ है? ये पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश ऑप्शन देना चाहिए था, ठीक ना, लेकिन उत्तर प्रदेश ऑप्शन नहीं दिया है, वरना 90% लोग परीक्षाओं में गलतियां करते। चूंकि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में एक जिले का नाम भी है, ठीक, इसी कारण तो ऐसी गलती मत करिएगा। ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपको हरियाणा में स्थित है, ठीक ना। हरियाणा का एकमात्र नेशनल पार्क जो है ये हुआ करता था। ये बातें भी आप सब याद रखे रहिए। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में निम्न में से किस गैस के उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, या ओजोन और आर्गन। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो नियरेस्ट आंसर हुआ बच्चा, वो आपको वैसे तो ओजोन भी जिम्मेदार होता है, लेकिन आपको जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण ही अम्लीय वर्षा आपको होती है, ठीक ना। अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा बताइएगा कि नॉर्वे में हुई। कहाँ? नॉर्वे में हुई। और जब पूछे कि अम्लीय वर्षा का सूचना केंद्र, अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र, वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है, तब ये बताइएगा केंद्र कहाँ है। तो ये आपको ओस्लो की, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, ओस्लो में आपको जो है
ये हुई है, ठीक ना। तो ये बातें, और इसे के कारण जो है कि वायुमंडल में जो है काफी प्रदूषण भी है। नेक्स्ट, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। फ्लोराइड प्रदूषण किसके कारण? तो ये फ्लोराइड प्रदूषण जो है ये आपको जो है दूषित जल में पाया जाता है, ठीक ना। दूषित जल में आपको जो है फ्लोराइड प्रदूषण पाया जाता है। फ्लोरोसिस, इससे होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो बीमारी जो है बीमारी फ्लोरोसिस होती है। फ्लोरोसिस नामक आपको जो है बीमारी होती है। फ्लोरोसिस में आपको क्या होता है? तो इसमें आपको दांत जो है पीला पड़ जाता है, दांत गल जाते हैं, हड्डियां गल जाते हैं। तो ये आपको किससे संबंधित है? तो ये आपको जो है दांतों में, आपको दांतों से को प्रभावित करता है। और खासकर भारत में आपको जो है कि फ्लोराइड का प्रभाव कहाँ मिलता है? तो बिहार एवं बंगाल के एपीसीएस 2000 आपको जो है बिहार एवं बंगाल के गंगा नदी के तटीय क्षेत्र में, नदी के तटीय क्षेत्रों में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिला है, ठीक ना। फ्लोराइड आपको प्रदूषण देखने को कहाँ मिला है? तो बिहार एवं बंगाल में गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के ओर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंटा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत पूछा है, ठीक ना। तो गलत कौन सा है? यह 1991-92 में शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंटा के रूप में, प्रोजेक्ट एलिफेंटा, ठीक ना। फेंटा के रूप में इसकी शुरुआत की गई, ठीक ना। और गजतमे के नाम से यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है, बिल्कुल सही है प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक ना। ये आपको यह केवल जंगली हाथियों नहीं भैया, ये जंगली हाथियों पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि यह आपको जो है कि आजकल प्रदर्शनी एग्जीबिशन में या मानव द्वारा जो है बंदी बनाए गए जानवरों पर भी यह लागू होता है, ठीक ना। तो ये आपको प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने नॉर्वे के साथ मिलकर आपको एक जैव विविधता नीति एवं कानून के स्थापना कर रहा है। ये आपको करंट का क्वेश्चन है, करंट का है, ठीक ना। और कहाँ कर रहा है? देहरादून में, चेन्नई में, शिलोंग में या नई दिल्ली में? तब बताएगा कि ये चेन्नई में आपको जो है कि भारत और नॉर्वे मिलकर पर्यावरण से संबंधित जैव प्रदूषण आपको विविधता नीति के तहत आपको इसके जो है आधारशिला रख रहा है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा ये आपको जो है कि नितिन सर के द्वारा हिंदी इंडिविजुअल शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और आपके सबके लिए सुनहरे भविष्य के लिए काफी लाभदायक भी है। नेक्स्ट देखिए, मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, कहाँ होता है? रुधिर में, पेशियों में, यकृत में या वृक्कों में? तब आप बताइएगा मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन जो होता है ये पेशियों में पाया जाता है। किसमें? पेशियों में मायोग्लोबिन नामक आपको प्रोटीन ये पाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। शानदार तरीके से आप सब प्रश्नों को जवाब भी दे रहे हैं बाबू, ठीक ना। तो इसी तरह से जवाब भी देते चलिएगा। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा का कार्य करते हैं? एपिथेलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिकीय ऊतक? तब इस प्रश्न का आपको शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में कौन सा कार्य करते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में आप सबको जवाब देते देखना चाहते हैं। कितने लोगों का जवाब जो है सही है? जल्दी जल्दी दीजिए तो भैया, एकदम शानदार तरीके से देखिए, तब बताएगा एपिथेलियमीय जो है ऊतक यही शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं, ठीक ना। ये शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में हमारे आपके बीच काम करते हैं। मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका समझते हैं क्या है?
मृग मरीचिका, अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, ठीक ना, और जब आप चिलचिलाती धूप में दोपहर को जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ऐसे 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 से कुछ दूर पे देखेंगे कि पानी जैसी स्थिति है। और होता यही है कि रेगिस्तानों में आपको जो है, या आप जंगलों में जब धूप के दिनों में आपको जो है कि हम लोग जब यात्रा करते हैं मरुस्थल में, तो ऐसा लगता है जैसे सामने ही बहुत प्यास लग गई है और सामने ही पानी है। जब वहां देखते हैं तो पानी बिल्कुल नहीं होता, और वो किसके कारण होता है, तो पूर्ण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपको जो है मृग मरीचिका, यानी मृग मरीचिका का मतलब काल्पनिक मृग दिखाई देता है, ठीक ना। ऐसा लगता है जैसे मृग खोजता है ना, मृग मरीचिका इसका नाम इसलिए पड़ा कि नाभि उसके इसमें रहती है और खोजता है हर जगह कि बड़ा अच्छा खुशबू है। ऐसे ही हम लोग पानी खोजते हैं और मिलता नहीं है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका की घटना घटित होती है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस यानी लेंस जो है, ये हम लोग जो पढ़ते हैं किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं, तो पढ़ने से यहां पूछा है तो एक शब्द याद रखिएगा, नाडू को, ठीक ना, नाडू। ये आपको निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जो है, दृष्टि दोष, ये दृष्टि दोष, ये आपको जो है इसमें अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि दूर दृष्टि दोष, जो दूर दृष्टि दोष जो है ये कब, तब आप बताइएगा कि ये इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और हम सब जो है पढ़ने में किसका प्रयोग करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष यानी उत्तल लेंस का, और पढ़ने के काम में आने वाला ग्लास जो होता है, ये दूर का मतलब पास की चीजें जब नहीं दिखती हैं सही, ठीक ना, तो ये दूर दृष्टि दोष में आपको जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। पढ़ने के काम में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये उल्टा है, ठीक ना। दूर दृष्टि का मतलब पास की चीजें नहीं दिखाई देती, पास की चीजें साफ नहीं है, चीजें साफ नहीं, तो पास की चीजें जब साफ नहीं होती तो दूर दृष्टि होता है, और जब दूर की चीजें पास नहीं होती तो निकट दृष्टि दोष, ये उल्टा चलता है, ठीक। मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त आपको इंडोस्कोपी, मैंने इंडोस्कोपी अपनी कराई है, ठीक ना, गले की इंडोस्कोपी कराया था। इसमें निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है, प्रकाश के परावर्तन पर, प्रकाश के प्रकीर्णन पर, प्रकाश के अपवर्तन पर, या प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर। तब इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन पर ही इंडोस्कोपी जो है ये काम करता है, ठीक ना, प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट देखिए, यूपी ट्रिपल एस से वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से संचालित है। आप इसे जो है ये आप परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये लाभदायक भी होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय प्रकाश का रंग जो है ये लाल क्यों प्रतीत होता है, ये बार बार प्रश्न पूछा गया है और कॉमन सेंस वाले प्रश्न है। चूंकि सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों के समय जब सूर्य उगने लगते हैं और जब ढलने लगते हैं तो दोनों टाइम में आपको जो है ये कैसा लगता है, तो लाल रंग का दिखाई देता है। ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऐसी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है, ठीक। तो ये कॉमन सेंस के प्रश्न हुए। नेक्स्ट देखिए, सीधी प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि आपको जो है यह छोटे कणों से बना होता है, या प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, या आपको जो है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, या प्रकाश अपने चारों ओर से परिवर्तित होता है। तब आप जवाब दीजिएगा कि प्रकाश जो है ये आपको सीधा चलता हुआ प्रतीत इसलिए देता है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है ये बहुत छोटा होता है, ठीक ना, ये बहुत छोटा होता है। इसी कारण आपको जो है कि प्रकाश चलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक। प्रकाश
चलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो है बहुत छोटा होता है। और कभी आप देखिएगा, आंखों को थोड़ा सा अपनी पपनियों को दबाइएगा और फिर आपको देखिएगा कि ऐसे 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 प्रकाश की किरणें इस तरह से आपको दिखाई देंगी। तो इसका तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसी कारण ये चलता हुआ प्रतीत होता है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना के मंजूरी दी है? तो ये कैबिनेट कौन सा है? त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है या मणिपुर है? यानी सब के सब पूर्वोत्तर राज्य हैं। और किस राज्य ने कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना को मंजूरी दिया है? तो ये आपको जो है त्रिपुरा राज्य के द्वारा ये पत्रकारों को बीमा योजना की मंजूरी दी गई है। त्रिपुरा राज्य के द्वारा आपको जो है यह प्रस्ताव पारित किया गया है। और यह आपको जो है कितने, तो 21 से लेकर 65 वर्ष के पत्रकारों के लिए आपको यह सुविधा उपलब्ध है। उनका 21 से 65 वर्ष के कोई भी पत्रकार हैं तो उनका जीवन बीमा किया जाएगा। ठीक ना? तो ये प्रमुख बातें हुई। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा हमारा, किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जसप्रीत बुमराह को, बुमराह, ठीक ना? ये दोनों आपको जो है रोहित और जसप्रीत मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, या ए और बी और सी दोनों। तब बताएगा कि इन दोनों को जो है हाल ही में 2022 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में पुरस्कृत किया गया है। ठीक ना? विजडन ईयर ऑफ द क्रिकेटर के रूप में दिया गया है। हाल ही में किसने मुंबई के मझगांव डाक लिमिटेड में आपको स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी वगसीर का उद्घाटन किया? भारतीय वायु नौसेना ने, शिक्षा आयोग ने, नीति आयोग ने या DRDO ने? तब बताइएगा भारतीय नौसेना के द्वारा आपको जो है मझगांव डाक लिमिटेड महाराष्ट्र में स्थित है, जहां स्कॉर्पियन श्रेणी के आपको पनडुब्बी बगसीर, ये याद नाम रखिएगा, बगसीर का उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये लेखपाल शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 20 वीडियो सॉल्यूशन, इसके साथ ही 20 to 20 टॉप 20 वीडियो है, जिसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। जो कि फ्री टेस्ट सीरीज का मतलब समझिएगा कि इसे पढ़ाया जाएगा और आप सबको PDF जो है वो फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक ना? तो ये बातें आप सबके लिए है। स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ये जयपुर कर रहा है, मुंबई कर रहा है, सूरत कर रहा है या लखनऊ कर रहा है? तब आप बताइएगा कि ये सूरत को जिम्मेदारी दी गई है। सूरत आपको किस लिए प्रसिद्ध है ये भी बता सकते हैं। ये आपको जो है ताप्ती नदी के तट पर है, ताप्ती नदी के तट पर है। ठीक ना? और इसे हीरा अनुसंधान संस्थान जो है, अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ है? तो यह आपको सूरत में ही है। और सूरत में ही 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन ये आपको यहीं हुआ था। ठीक ना? प्रथम विभाजन यहीं पे हुआ था। ये बातें भी याद रखे रहिए। और स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन जो है ये तो यहाँ आयोजित हो ही रहा है। ठीक? हीरा का कटिंग जो है, हीरा को तराशने का काम, हीरा तराशने का काम, ठीक ना? हीरा तराशने का काम जो है यहीं पे किया जाता है। ठीक? तो ये प्रमुख बातें हुई। नेक्स्ट देखिए भैया, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न आपको शायद पिछले सेशन में मैंने कराया था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस जो है सर्वप्रथम आपको संपूर्ण भारत में एक साथ
पंचायती राज को कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को 1993 ईस्वी को ये लागू किया गया और इसी कारण 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक ना। वैसे ग्राम पंचायतों के गठन की बातें किसमें की गई हैं? तो ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख आपको किसमें किया गया है? तो भाग 4 अनुच्छेद आपको जो है कि 40 में आपको किया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको जो है तत्व में इस बात का जिक्र किया गया है। पंचायती राज में सुधार के लिए सर्वप्रथम सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए B.R. मेहता, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर 1997 ईस्वी में सिफारिश इसने की थी और 1959 ईस्वी में आपको जो 57 में और आपको जो 57 में यहाँ देख लीजिए B.R. मेहता समिति ये आपको कब गठित हुई? तो 1957 ईस्वी में। और आपको जो है कि सर्वप्रथम कब लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से आपको जो है लागू किया गया, ठीक। और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उसमें इसे लागू किया गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व मलेरिया दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 25 अप्रैल या 18 नवंबर। तब आप जवाब दीजिएगा कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। ये विश्व मलेरिया दिवस जो है इसी तारीख को मनाया जाता है। मलेरिया के होने के पीछे का कारण क्या है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया आपको फैलता है। भारत जो है मलेरिया मुक्त होने की घोषणा जो है मलेरिया मुक्त करने की घोषणा जो है 2027 तक लक्ष्य रखा है, जबकि मलेरिया की भारत से समाप्ति का लक्ष्य जो है ये कब रखा है? तो 2030 ईस्वी में भारत से मलेरिया का समाप्ति की बातें की गई है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है और 25 अप्रैल को हम लोग मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष किया है? ठीक ना। रघुराम राजन को, सुमन बेरी को, अमर्त्य सेन को, उर्जित पटेल को। तो सुमन बेरी को जो है हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुमन बेरी जो हैं ये कई जगह पे आपको जो है कि उच्च पदों पर आसीन रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में विशेषज्ञ माने जाते हैं, अर्थशास्त्री माने जाते हैं। केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? यानी हाल ही में ये आपको जो है किसे नियुक्त किया गया है? तब बताएगा राहुल सचदेवा को, मोहन अग्रवाल को, अजय कुमार शुद्ध को या विशाल कुमार त्रिपाठी को। वैज्ञानिक सलाहकार प्रधानमंत्री के केंद्र सरकार के किसे? तो अजय कुमार शुद्ध को जो है ये वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न आप सबके सामने। एनटीए नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर संख्या 2 और आपको उसके साथ ही पेट से भी संबंधित जो है बैच हमारी संस्था की ओर से लॉन्च है, आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? ये पत्थरों का स्वप्न किसे कहते हैं? चार मीनार को, अजंता की गुफा को, सांची के स्तूप को या पंचमहल को? तब बताएगा कि पंचमहल को जो है ये पत्थरों का स्वप्न के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, ये पंचमहल जो है पत्थरों का स्वप्न कहा जाता है। ठीक, चलिए
नेक्स्ट देखिए, ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि ये कहाँ है, कहाँ है, ये कुछ तो बताएंगे आप लोग कहाँ है। ये हमेशा तो मैं ही बताता हूँ, कम से कम आप लोग भी कभी कभी गलतियाँ करके बता दिया करिए जनाब, ठीक, कभी आप सब भी गलतियों को बनाइए। राजकुमार दारा शिकोह ने किसका फारसी में अनुवाद किया था? तो राजकुमार दारा शिकोह ये था कौन? तो ये शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। और शाहजहां इसे शाह बुलंद इकबाल के नाम से बुलाता था, नाम से पुकारता था शाहजहां। इसे लघु अकबर भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है। और इसने फारसी भाषा में 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया, उपनिषदों का सिर-ए-अकबर के नाम से इसने अनुवाद कराया, ठीक ना। ये बनारस के पंडितों के साथ मिलकर इसने सिर-ए-अकबर के नाम से आपको जो है अनुवाद कराता है, ठीक। तो ये आपको, और ये कादरी सिलसिले का था, कादरी सिलसिले का आपको जो है सिलसिले का अनुयायी था। ये बातें भी याद रखे रहिएगा, ठीक। तो इसने 52 उपनिषदों का सिर-ए-अकबर के नाम से अनुवाद कराया था, ठीक। किसके सहयोग से? तो बनारस के पंडितों के सहयोग से। धरातलीय सजावट की पित्रा दुरा, ये ड्यूरा होता है, पित्रा ड्यूरा या पित्रो ड्यूरा आपको का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण है। ये पित्रा दुरा शैली का अर्थ समझ लो पहले, ये पत्थरों पर जो है पत्थरों पर जो है रत्नों का जड़ा जाना है आपको पित्रा दुरा शैली, यानी पत्थर पर आपको जो है हीरे मोती ये सब जो लगाए जाते हैं, इसे पित्रा दुरा आपको शैली के नाम से जाना जाता है। ये शैली आपको जहांगीर के कार्यकाल में, जहांगीर के समय ये काफी प्रचलित हुआ, ठीक ना। और इसमें जो है एतमाद-उद-दौला का मकबरा जो है ये आपको पित्रा दुरा शैली में ही निर्मित मकबरा है। इसका निर्माण जो है नूर जहां के द्वारा कराया गया था। साथ ही साथ में एतमाद-उद-दौला का मकबरा जो है प्रथम मकबरा है जिसमें आपको जो है सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, सफ़ेद संगमरमर, ठीक ना। संगमरमर का इस्तेमाल आपको जो है सर्वप्रथम एतमाद-उद-दौला के आपको मकबरे में किया गया है। एतमाद-उद-दौला जो थे ये आपको जो है नूरजहां के पिता थे, नूरजहां के पिता थे ये आपको, और इन्हीं का नूरजहां का भाई जो था आसफ खां था, ठीक। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखे रहिएगा। आगरा में है एतमाद-उद-दौला का मकबरा, आगरा में स्थित है। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? तो प्रबुद्ध निरंकुश का मतलब होता है कि राजतंत्र में राजा तो निरंकुश होता ही, लेकिन प्रबुद्ध निरंकुश का मतलब कि प्रजा के हितों में काम करना, यानी प्रजा के लिए लोक कल्याणी कार्य करना है। राजतंत्र व्यवस्था में प्रजा के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करना प्रबुद्ध निरंकुशवाद कहलाता है। तो ये आपको अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश, मध्यकाल में अकबर को कहा गया है, मध्यकाल में, ठीक ना। और आपको जो है प्राचीन काल में अशोक को प्रबुद्ध निरंकुश तंत्र के रूप में भी अशोक को कहा गया है, चूंकि अशोक ने आपको निरंकुशता की पराकाष्ठा पर रहते हुए भी उसने बुद्धम शरणम गच्छामि और जनता जनार्दन के हितों के लिए
हमेशा काम किया, ये अशोक की सबसे बड़ी विशेषता रही। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। टोडरमल अकबर के शासनकाल में किस विभाग के मंत्री थे? तब ये कृषि के, वित्त के, सुरक्षा के या प्रधानमंत्री थे? तो टोडरमल जो थे ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के 9 रत्न में से एक थे। टोडरमल के द्वारा है 10 साला व्यवस्था, 10 साला व्यवस्था, 10 साला व्यवस्था की शुरुआत की गई। इसे आपको जो है कि इस बंदोबस्त व्यवस्था के रूप में भी हम सब जानते हैं। और ये क्या थे? तो वित्त मंत्री के पद पर ये कार्यरत थे। ठीक ना, वित्त मंत्री के आपको पद पर कार्यरत थे। साथ ही साथ एकमात्र हिंदू जो अकबर के समय में आपको वजीर के पद तक गए। एकमात्र हिंदू जो मुगल काल में वजीर के पद तक गए। ठीक ना, वजीर के पद तक पहुंचे ये सर्वोच्च पद पर थे। और आपको जो है 10 साला व्यवस्था इनके द्वारा शुरू किया गया था, ये बातें भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार तरीके से आपको जो है कि 500 से अधिक वीडियो लेक्चर है, साथ ही साथ ई नोट्स और पीडीएफ भी आपको उपलब्ध है। तो ज्वाइन करिए और फटाफट जो है कि इसका लाभ लीजिए और अपने सुनहरे भविष्य में के ओर कदम बढ़ा दीजिए। ठीक ना। 1 रुपए को नोट कर छोड़कर अन्य सभी नोटों को जारी कौन करता है? तो 1 रुपए के नोट को छोड़कर 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। और 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो हस्ताक्षर आपको वित्त सचिव के होते हैं। किसके? वित्त सचिव के आपको हस्ताक्षर होते हैं। और बाकी सभी नोटों को जारी करने का अधिकार जो है आरबीआई को आपको प्राप्त है। अब यहीं पे आरबीआई से संबंधित कुछ बातें देख लीजिए। आरबीआई के स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना आपको जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसके स्थापना हुई। इसके प्रथम आपको जो है कि गवर्नर कौन हुए? गवर्नर तो ओसबर्न स्मिथ जो थे आपको स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर हुए। इसका प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? तो प्रारंभिक मुख्यालय जो है ये आपको कोलकाता में था। कहाँ पे? कोलकाता में था। लेकिन आपको वर्तमान में आपको मुख्यालय कहाँ बना? वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है। और ये कब बना? तो 1937 में आपको बना। ये बातें आप सबको वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है, कांत दास वर्तमान में इसके आपको गवर्नर के रूप में है। ये प्रमुख बातें। और साथ ही साथ इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बता सकते हैं कि 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आपको इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण, ठीक ना, राष्ट्रीयकरण। और साथ ही साथ जो है ये आपको नोटों के या धन के निर्गमन का काम करता है। इसे आपको बैंकर्स ऑफ द बैंक भी कहते हैं, यानी बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है। तो ये आरबीआई से संबंधित प्रमुख बातें हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रथम भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू को, जाकिर हुसैन को, राजेंद्र प्रसाद को या सर्वपल्ली राधाकृष्णन को? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रथम आपको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अब तक कुल आजादी के बाद शायद 41 लोगों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देख लीजिएगा, कंफर्म थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ये पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 ईस्वी में आपको इसकी शुरुआत
की गई। और ये आपको राधा कृष्णन पहले व्यक्ति थे जिन्हें आपको पुरस्कार दिया गया। और ये जो है कि 2019 में ये 3 लोगों को दिया गया था, नाना साहब देशमुख, नाना साहब देशमुख और आपको जो है भूपेन हजारिका और आपको जो है प्रणव मुखर्जी, इन आपको जो है कि इन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। तब आप बताइए ये आपको जो है, लेकिन खेल के क्षेत्र में यह नहीं दिया जाता था। खेल के क्षेत्र में पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जो हैं, ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो कि खेल क्षेत्र से आते हैं और इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का लखनऊ, लद्दाख, हैदराबाद या अजमेर। तो अब आपको लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र वाला भी जिला आपको जो है लद्दाख ही माना जाएगा, ठीक ना। तो लद्दाख जो है ये अब केंद्र शासित प्रदेश है, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। निम्न में से किस एक राज्य में अति उपजाऊ भूमि का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि आपको कहाँ पे, किस राज्य में है, ये प्रश्न है आपसे। तब बताएगा पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या राजस्थान में। तो सबसे अधिक आपको जो है कि अति उपजाऊ भूमि का प्रतिशत पंजाब में है। और पंजाब जो है गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में, चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में, सब में आपको पंजाब जो है पहले स्थान पर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख भाई, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना? स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी वही थे, आपको भानु चंद्रगुप्ता, संपूर्णानंद या गोविंद बल्लभ पंत। तो गोविंद बल्लभ पंत जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जबकि श्रीमती सुचिता कृपलानी जो थे उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री बनी थी। और यूपी की बात की जाए तो ये 4th यूपी की सीएम थी, 4th सीएम ऑफ यूपी ये जो थे ये आपको जो है सुचिता कृपलानी जी थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन नोट शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, आप इसे लिखा गया है। और इतिहास हुआ चाहे मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस जिसे हम राज्य व्यवस्था के रूप में जानते हैं, सब के सब पुस्तकें आपको हैं। भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश जो है इसकी स्थापना कह सकते हैं कि आपको जो है 1206 ईस्वी में ऐबक के द्वारा किया गया, ऐबक द्वारा आपको किया गया। तो ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की। दास वंश को जो है कि गुलाम वंश या मामलूक वंश के नाम से भी, मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। यदि इसका शासन काल की बात की जाए तब आप बताइएगा कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक इसने शासन किया। लगभग 84 वर्षों तक इस राजवंश का शासन रहा, ठीक ना। ये आपको जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन ये सभी इसी राजवंश से आते हैं और ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश है, ठीक ना। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश, ठीक ना। कुल दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने? तो कुल 5 राजवंशों ने शासन किया, 5 राजवंशों ने शासन किया। ये बातें भी आप लोग याद रखे रहिए और देखते चलिए, ये शानदार तरीके से आपको बताया गया है, ठीक।
नेक्स्ट देखिए, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया? ये आपको महेंद्र वर्मन ने, नरसिंह वर्मन ने, परमेश्वर वर्मन ने या नंदी वर्मन ने? तो महाबलीपुरम नगर को भी बसाने का काम नरसिंह वर्मन द्वारा किया गया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने ये सप्तरथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में है और ये पल्लव वंशीय शासक हैं, ठीक ना। नरसिंह वर्मन कैसे हैं? तो पल्लव वंशीय आपको वंशीय शासक हैं। ये अपने पिता की मृत्यु यानी महेंद्र वर्मन का पुत्र हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला इन्होंने आपको जो है कि क्या नाम है उनका, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके लिया था। सप्तरथ मंदिरों में आपको सबसे बड़ा मंदिर जो है, सबसे बड़ा रथ किसका है? तो बताइएगा धर्मराज का। धर्मराज यानी युधिष्ठिर का रथ जो है सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा रथ पूछे तो सबसे छोटा रथ किसका है? तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, ठीक ना। तो ये सब बातें भी आप लोग जानते चलिए। और ये किस शैली में बना है? तो द्रविड़ शैली में बना है। द्रविड़ शैली में इसका आपको निर्माण हुआ है। और द्रविड़ शैली की सबसे बड़ी खासियत गोपुरम है, ठीक। प्रसिद्ध एकाश्म कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता में, एलोरा में, एलिफेंटा में या ऐहोल में? तो एकाश्म पत्थर का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर ये आपको एलोरा में स्थित है। कहाँ पे? एलोरा की गुफाओं में आपको प्रसिद्ध एकाश्म मंदिर स्थित है। एलोरा कहाँ है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक ना। औरंगाबाद में आपको जो है ये आपको एलोरा है। ये एलोरा के एकाश्म जो है कैलाश मंदिर का निर्माता कौन था? तो बताइएगा कि राष्ट्रकूट वंशीय शासक जो था, राष्ट्रकूट शासक आपको कृष्ण प्रथम जो था, कृष्ण प्रथम यही आपको जो है कि एकाश्म कैलाश के एकाश्म मंदिर का निर्माता बताया गया है। नेक्स्ट, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला के तीर्थ कहा जाता है? यानी कौन सा स्थान? उज्जैन है, खजुराहो है, ओरछा है या मांडू है? तब आप बताइएगा कि खजुराहो जो है ये मूर्ति कला का तीर्थ कहा जाता है। और खजुराहो का निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता चंदेल थे, ठीक ना। निर्माता चंदेल थे। और चंदेल जो थे, चंदेल वंशीय शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण आपको कराया गया। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध है। कंदरिया महादेव मंदिर इसका निर्माण धंग के द्वारा किया गया था, ठीक ना। तो ये आप सब बड़े ही आप शानदार तरीके से इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसके शासन काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का शासन जो है ये गुप्त शासन को, मौर्य शासन को, मुगल शासन को या वर्धन शासन को? तो प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और गुप्त काल में स्वर्ण युग इसलिए भी कहा जाता है कि इस समय सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, आर्थिक हर तरह की समृद्धि जो थी ये आपको समाज में थी, ठीक ना। और इसके समय के प्रमुख यदि देखा जाए तो चंद्रगुप्त के द्वारा आपको जो है कि गुप्त वंश की नींव पड़ी थी, जबकि वास्तविक संस्थापक कहते हैं। जबकि इसका संस्थापक किसे कहते हैं? तो इसका संस्थापक गुप्त शासन का, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को कहते हैं, ठीक ना। श्रीगुप्त जो थे ये संस्थापक थे। और वास्तविक संस्थापक जब पूछे तो वास्तविक संस्थापक आपको कौन था? संस्थापक तब बताइएगा चंद्रगुप्त प्रथम जो थे यही थे। चंद्रगुप्त पहला ऐसा राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और इसके साथ साथ लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ इसने कुमार देवी के साथ विवाह किया था, ठीक ना। के साथ
विवाह किया और अपनी समृद्धि को बनाए रखा। साथ ही साथ इन्हीं के द्वारा आपको 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया गया। गुप्त संवत प्रारंभ किया गया। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं। नेक्स्ट जो है वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से आपको जो है पढ़ाया गया है, आप इसे लिखा गया है और ये जबरदस्त बुक है। आप परचेज एक बार पढ़कर जरूर देखिएगा, व्याख्या जरूर पढ़िएगा इसकी। परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? ये आपको चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, रामगुप्त ने। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा आपको जो है परम भागवत के उपाधि धारण की गई थी, ठीक ना। यदि बात की जाए तो ये आपको कई उपाधियां धारण किया था। शासन काल पहले देख लो, इसका शासन काल जो है ये 380 से लेकर 400 आपको जो है 14 ईस्वी, 12 कहीं कहीं लिखा है लेकिन 14 कर लो, 414 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। इसने देवश्री, देवराज, देवेंद्र, विक्रमादित्य आपको परम भागवत जैसे कई उपाधियां धारण किया था। और इसने आपको चांदी के सिक्के सर्वप्रथम इसी के द्वारा चलवाया गया। चांदी के सिक्के इसी के द्वारा आपको सिक्के इसी के द्वारा चलवाया गया। और किसके उन्मूलन पर तब बताएगा, शकु के उन्मूलन के उपरांत इसने विक्रमादित्य के उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के चलवाए। इसके दरबार में आपको जो है कि नवरत्न निवास करते थे। साथ ही साथ फाह्यान जो था, फाह्यान इसी के समय आया था, ठीक ना। फाह्यान आया था, ये बातें भी याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म हाउस कहाँ स्थापित है? तबीजी अजमेर में, जैतसर गंगानगर में, सूरतगढ़ गंगानगर में, या दुर्गापुर जयपुर में आपको जो है कहाँ पे स्थित है? तब आप बताइएगा कि यह सूरतगढ़ गंगानगर में आपको जो है भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म हाउस आपको स्थित है। कहाँ पे? सूरतगढ़ गंगानगर। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक प्रोटीन किस फसल में पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन किस फसल में? मूंगफली, बाजरा, सोयाबीन या आपको चना। सबसे अधिक प्रोटीन आपको जो है सोयाबीन में पाया जाता है। लगभग 45% के आसपास सोयाबीन में पाया जाता है, जबकि 55% के आसपास सोयाबीन की खली में आपको जो है खली में आपको 55% के आसपास प्रोटीन पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सरसों का प्रदेश किसे कहा जाता है? ये आपको सरसों सबसे अधिक, यानी भारत में सबसे अधिक उत्पादन सरसों का कहाँ होता है? तो राजस्थान। और राजस्थान का भीलवाड़ा, भरतपुर, ये सभी क्षेत्र जो हैं ये सरसों का प्रमुख केंद्र कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न में भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो इसमें राजस्थान, हरियाणा आपको और पंजाब, ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। और साथ ही साथ इससे सर्वाधिक लाभान्वित जो होता है वो दिल्ली होता है। दिल्ली जो है ये सर्वाधिक लाभान्वित राज्य आपको दिल्ली माना जाता है। तो ये प्रमुख बातें भाखड़ा नंगल बांध से आपको जो है किस पर है? तो सतलज नदी पर स्थित है। और ये आपको जो है सतलज नदी पर यहीं पे हरिके बैराज नामक एक आपको जो है कि स्थान है और यहीं से इंदिरा नहर भी निकलता है, ठीक ना। तो ये भाखड़ा नंगल बांध और इससे संबंधित एक कंक्रीट से बना एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आपको परियोजना मानी जाती है, ठीक ना। तो इस तरह आप सबने प्रश्नों के शानदार श्रृंखला को देखा, समझा, बुझा और आप अपने सुनहरे भविष्य की ओर आगे तत्पर रहिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। आप सबका दिन मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ विदा।